आवाज़ भी रजब अली की ही थी, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे के नकूश हैरान कुन थे, क्योंकि ये बात तो मैं जानता था कि रजब अली के पास उसका अपना जिस्म नहीं है। वो उधार के जिस्मों पर जीता चला आया, लेकिन उसके अपने चेहरे के नकूश, उसका बदन, सब कुछ ऐसा ही था। बमुश्किल तमाम मैंने खुद को संभाला और कहा, बैठो, सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। जी सर, शुक्रिया। सहमी सहमी आवाज़ उभरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसे रजब अली कहकर मुखातिब करूं या वो सिर्फ रजब अली का हमशक्ल है। सबसे बड़ी बात यही थी कि उसका जिस्म जगराजन राज ने तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये जिस्म उसे नहीं हासिल हो सकता था। नहीं, ये रजब अली नहीं है, बल्कि दुनिया भर की कहानियों के मुताबिक रजब अली का हमशक्ल है। मैंने सबसे पहले उसका नाम पूछा, क्या नाम है? बहादुर शाह, उसने जवाब दिया। इस बार फिर मैंने उसकी आवाज़ पर गौर किया। आवाज़ भी रजब अली की ही थी। कहाँ रहते हो बहादुर शाह? जी, न्यू चाल में। कौन कौन है घर में? जी, माँ बाप हैं, 2 छोटी बहनें हैं। और बीवी? नहीं जी, बीवी नहीं है। ड्राइविंग जानते हो? जी सरकार। सर्टिफिकेट वगैरह है? नहीं जनाब, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्या मतलब? अपनी ही गाड़ी चलाई है हमेशा, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवाया कभी। वक्त बदल गया है सर, सब कुछ बिक गया, अब नौकरी चाहिए। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग पेपर के तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मेहरबानी कर दें सरकार। ठीक है, तुम्हारा ट्रायल लिया जाएगा। अगर अच्छी ड्राइविंग करते होगे तो तुम्हें ड्राइवर रख लिया जाएगा। जी हजूर, बेहद शुक्रिया। मेरा पता वगैरह लिख लीजिए, उसने कहा और जेब से एक पर्स निकाला और उसमें अपने पते की पर्ची तलाश करने लगा। न्यू चार्ली ही के एक घर की पर्ची थी जिस पर बहादुर शाह, मकान नंबर 131 लिखा हुआ था। जा सकते हो, मैंने कहा। अंदर से दिल चीख चीख कर कह रहा था कि काश ये रजब अली ही होता। उसके जहन में झांक कर भी देखा जा सकता था, इससे कम से कम सही बात पता चल सकती थी। वह दरवाजे तक पहुंच चुका था। अचानक ही उसने पलट कर कहा, सर जी, मेरा पर्स रह गया। वो पर्स मेज पर ही रखा रह गया था जिससे उसने पर्ची निकाली। मैं उसे देख रहा था। दरवाजे के और उस मेज के दरमियान कोई 8 फुट का फासला था। अचानक ही उसने हाथ आगे बढ़ाया और मैंने देखा कि उसका हाथ लंबा होता चला गया। उसकी लंबाई कोई 9 फुट के करीब हो गई। उसने आराम से पर्स उठाया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। वो रजब अली ही है और शरारत कर रहा है। खुशी का तूफान मेरे सीने में मौजन हो गया। उसका हाथ वापस उसकी जेब तक गया और फिर उसने मुड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं फौरन संभल गया और मैंने वही कुव्वत इस्तेमाल की जो गुलदान तोड़ने में इस्तेमाल की गई थी। दरवाज़ा बंद हो गया। रजब अली के लिए तो खैर ये कोई मुश्किल काम नहीं था कि वो किसी बारीक से सुराख से बाहर निकल जाए या कोई ऐसा काम करे जो दूसरों के लिए मुमकिन ना हो। लेकिन अचानक दरवाज़ा बंद हो जाने से वो हैरान हुआ और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक ही मेरी फितरी कुव्वत का नादीदा हाथ उसकी गर्दन पर जा पड़ा और उसने एक ज़ोरदार झटके से उसे मेरी जानिब मोड़ दिया। फिर दूसरा ज़ोरदार झटका उसे दौड़ाता हुआ मेरी मेज़ तक ले आया। रजब अली हैरान था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट। वो मेरी मेज़ के पास आ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन टटोली। बैठ जाओ ड्राइवर। सर जी, ये बैठ जाओ। वो तो ठीक है, मगर जनाब, मेरी गर्दन किसने पकड़ी थी? तुमने खुद पकड़ी होगी, मैंने कहा। सर जी, मैं कुछ नहीं समझ पाया। तुम्हारा नाम क्या है? बताया तो था आपको हुजूर अनवर। एक बार फिर बता दो। बहादुर शाह। सच कब बोलोगे? कैसा सच? मुझे तंग क्यों कर रहा है? मैं वाकई। अच्छा, 1 मिनट, मैंने कहा और अचानक ही मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। रजब अली ने मुझे देखा और उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरी आंखें उसके दिमाग के अंदर दाखिल हो चुकी थीं, मगर मुझे उसका दिमाग एक सादा प्लेट की मानंद महसूस हुआ। बिल्कुल सादा प्लेट जिस पर कोई नक्श नहीं था। यह किसी गैर इंसानी शख्सियत की तब्दीली थी जो मेरे सामने आई। अलबत्ता जब मैं अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा तो मैंने रजब अली के सर को जोर से झटका दिया और उसने चीख कर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और दोनों कोहनियां मेज पर टिका लीं। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। फिर मैंने अचानक ही उसकी कुर्सी पर निगाहें मरकूज की और उसे ऊपर उठाने लगा। रजब अली ने एक झटके से कुर्सी के दोनों हत्थे पकड़ लिए। कुर्सी मेज से कोई 3 फुट ऊंची होकर फिजा में मौलिक हो गई और रजब अली उसके हत्थे पकड़े हुए इधर उधर देखने लगा। उसके अंदाज में बौखलाहट थी। मैंने आहिस्ता से कुर्सी वापस उसकी जगह रख दी तो रजब अली फुर्ती से कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर कहा, सर, आपका नाम आकिल रफीक है ना? ड्राइवर की मुलाजमत का इश्तिहार आप ही की तरफ से दिया गया था ना? नहीं, मेरा नाम उमर जमान शेख है। तुम्हें खुदा की कसम चीफ, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे चकरा कर रख दिया और तूने जैसा बड़ा शरीफाना अमल किया है। हाय, ये तो तुम ही हो, रजब अली ने कहा और कुर्सी से उठकर मुझ पर छलांग लगा दी। वो बुरी तरह मुझसे लिपट गया और मैं बमुश्किल तमाम अपने आप को कुर्सी से गिरने से बचा सका। वो मेरी गर्दन से लिपट गया और उसने कहा, बड़ी तब्दीलियां देख रहा हूँ चीफ।
तुम्हें खुदा की कसम सच सच बता दो, ये तब्दीलियां कैसे रूनमा हो गईं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शबलीसियत वापस आ गई है। तुमने मेरे दिमाग में दिमाग डालकर मुझे जो झटका दिया है, तो कसम अल्लाह की मेरा तो झटका ही हो गया था। बताओ चीफ, वरना लेकर नीचे कूद जाऊंगा। नाकाबिले एतबार है तू रजब अली, बिल्कुल नाकाबिले एतबार है। जो आज तक की रिपोर्ट है कि जब भी मैं मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, जब भी मुझे तेरी ज़रूरत हुई, दुनिया मेरे साथ होती सिवाय तेरे। उस वक्त तू किसी न किसी चक्कर में पड़ा होता था। रजब अली ने चौंक कर मुझे देखा और बड़े सादा से लहजे में बोला, जानबूझकर चीफ या इत्तफाकात? खैर जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसे अनोखे इत्तफाकात के बाज़ औक़ात बड़ी शदीद झुंझलाहट होती थी। सिर्फ इत्तफाक चीफ, मैं तो दोस्त हूँ तुम्हारा और इस बात पर नाज करता हूँ कि तुमने मुझे आज़ाद भी कर दिया है, लेकिन मैंने वो आज़ादी खुद कबूल नहीं की। चीफ वाकई अगर तुम्हें मुझसे ये शिकायत है तो मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हारे सामने। क्या ख्याल है, ड्राइवर रखोगे मुझे? रख लिया यार, अब तू कहाँ जा सकता है? मगर क्या तुझे कोई तेरा हमशक्ल मिल गया, ये जिस्म और ये चेहरा? चीफ, एक खला आता है थोड़े बहुत अरसे के बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान। हम लोग आर्जी तौर पर अलग अलग हो जाते हैं और इस दौरान कोई ना कोई कहानी हमसे मुंसलिक हो जाती है। मेरे पास भी एक कहानी है और यकीनन तुम्हारे पास भी होगी, लेकिन अब यह ज़रा फैसला करना मुश्किल है कि किसकी कहानी ज़्यादा लंबी है। पहले मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं या तुम मुझे अपने बारे में बताओगे? वैसे चीफ यकीन करो, तुमने मुझे हैरान कर दिया है। तुम मेरे दिमाग में घुसे हुए थे और इधर से उधर किसी कीड़े की तरह कुलबुला रहे थे और आखिर में तुमने मुझे ज़ोरदार झटका दिया। समझ में नहीं आता चीफ। और इसके बाद ये कुर्सी वाला तमाशा, कहीं तुमने किसी और जिन को तो कब्जे में नहीं कर लिया? तुझे कब्जे में किया था रजब अली, मैंने सवाल किया। और रजब अली गौर करने लगा, फिर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर बाकी किसी को कब्जे में करने का क्या सवाल है? अब तू बता, तू अपने आप में कैसे नजर आ रहा है? चीफ, जिन्नों की अदालत में तलबी हुई थी, पहुंच गया और मुझे बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ, इसके बाद मेरे बारे में छानबीन की गई और वैसे तो खैर किसी किस्म का झूठ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरा सारा झूठ पकड़ लिया जाता। बस एक बात मैंने कह दी कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और जाहिर है तुम्हारी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को मान लिया गया और बस चीफ, यहीं से सारे काम हो गए। यानी मैंने उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर लीं और जब मैंने उन्हें यह बताया कि मेरा जिस्म एक तरह एक हिंदू जोगी के कब्जे में पहुंच चुका है, तो बस फिर जिन्नों की गैरत जाग गई और हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर मेरा जिस्म हासिल किया जाए और उस जोगी को पकड़कर जिन्नों की अदालत में पेश किया जाए। चीफ, मेरा जिस्म जिस जौहड़ में पड़ा हुआ था उसे खुश्क कर दिया गया और ज़मीन गहराइयों से ऊपर उठा ली गई। फिर वहाँ से मेरा बदन निकाला गया, पाक साफ किया गया और मैं उसमें दाखिल हो गया। उस जगह को इतना साफ शफाफ कर दिया गया है कि वहाँ से जादू मंतर का हर असर ख़त्म हो गया है और अब वो लोग, मेरा मतलब है कि जिन, वहाँ पर एक खूबसूरत बाग लगा रहे हैं। अलबत्ता जागराजन राज वाकई इतना दूर चला गया है कि उसके बारे में पता नहीं चला। खैर, अगर जिन्नों को वाकई गुस्सा आ गया तो वो जहाँ भी है वहाँ से पकड़कर उसे ले आएंगे। उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। चीफ, ये तो है मेरी कहानी और इसके बाद मैं तुम्हारी तलाश में लग गया। अब तुम ये बताओ कि जो तुमने मुझे खेल दिखाया उसकी क्या हैसियत है? मेरे साथ ज़िंदगी ने गहरा मजाक किया है रजब अली। मैंने रजब अली को शमशेरा के सिलसिले में की जाने वाली जिद्दोजहद की पूरी तफसील बताई और रजब अली हैरान रह गया। बड़ी देर तक वो खामोश बैठा, हालात का तज्जिया करता रहा। फिर उसने कहा, चीफ, ये तो वाकई दुख की बात है। अब किसी दुख की बात नहीं है और वैसे भी मैंने ये सब कुछ तकदीर के हवाले कर दिया है क्योंकि मुझे इसकी हिदायत की गई है। बहरहाल रजब अली, इन सारी बातों के बाद जो काम हुआ है वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो क्या चीफ? रजब अली, इवन कार्लोस मुझे दोबारा मिल गया। वो भी दुनिया का अनोखा तरीन शख्स है। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो जागराजन राज नहीं किया और फिर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। जागराजन राज ने शबलीसी कुव्वतें तो सलब कर ली थी, लेकिन इवन कार्लोस अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहा और उसने कुछ ऐसी इजादात कर ली जिनके ज़रिए शबलीसों को फिर से ताकतवर बनाया जाए। रजब अली, मैं अब वो सारी कुव्वतें हासिल कर चुका हूँ और अपने तौर पर बहुत कुछ करने के काबिल हूँ। 24 महाऋषि हैं जिन्हें जागराजन राज ने अपना हमशक्ल बनाकर दुनिया भर में छोड़ा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये शबलीसों के खिलाफ कार्रवाई हम में से वो तमाम लोग जिन्हें दोबारा माइक्रोबैक्टीरियम की कुव्वतों से आरास्ता किया गया है, उन महाऋषियों को ख़त्म करने के लिए चारों तरफ बिखर चुके हैं। लेकिन इस वक्त इवन कार्लोस ने जो फैसला किया है वो बहुत ही काबिल कदर है और इससे मेरे दिल में इवन कार्लोस की कदर और बढ़ चुकी है। इवन कार्लोस ने कहा है कि हम में से हर शबलीस जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है उसी में रहकर अपनी तमाम तर कुव्वतों से काम लेते हुए अपने मुल्क के लिए काम करे और इस दौरान अगर कोई महाऋषि उसके सामने आए तो फिर उसका असल काम शुरू हो जाता है, यानी उसका खात्मा। और तुझे ये सुनकर खुशी होगी रजब अली कि मैंने महाशे नामी एक शख्स को हिंदुस्तान में कत्ल कर दिया है। ये भी महाऋषि ही था। जीते रहो चीफ। तो मेरी तरफ से इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद कबूल करो।
इसका मतलब है कि अब बात दो आतिशा हो गई। रजब अली तुम्हारे साथ है और हम भरपूर तरीके से काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि काम का तरीकाकार बहुत अच्छा है, यानी ये कि तुम चीफ अपने मुल्क के लिए काम करो और साथ ही महर्षियों को भी तलाश किया जाए। 24 में से कम 12 हमारे हिस्से में आने चाहिए, वरना फिर हमारी कुव्वतें ही क्या। इसलिए चीफ, जहाँ तक अपने वतन के मामलात का ताल्लुक है तो इसमें भी एक जिद्दत हो गई है। चीफ, मुझे कुछ ऐसे किरदार मिले हैं जिनके बारे में छानबीन करता रहा हूँ। जब मेरा बदन मुझे वापस मिल गया तो मैंने सोचा कि अब जिस कदर जल्द मुमकिन हो चीफ के पास पहुँचूँ। लेकिन फिर रास्ते में इंसानों ही की एक आबादी में कुछ ऐसे मजलूम लोग मिल गए जिनकी कहानी तो मैंने सुन ली, लेकिन फैसला किया है तुम मिल जाओ, उसके बाद बाकी सब कुछ देखा जाएगा। मैं जानता था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या जानते थे चीफ? यही कि जब तू मेरे पास आएगा तो कोई ना कोई कहानी लेकर आएगा। चीफ, कुछ नेक और कुछ बद लोगों की कहानी है, सुन लो, उसके बाद फैसला कर लेना कि हमें उस मसले में टांग अड़ानी चाहिए या नहीं। रजब अली को मेरी रहाइश का भी बहुत पसंद आई। उसने कहा, अब जरा मजे दोबाला हो जाएंगे। मगर एक बात कहूँ तुमसे चीफ, ये दुनिया इस कदर बदनुमा नहीं है कि इस पर गौर ही ना किया जाए। अब देखो ना, हर तरफ रंग बिखरे हुए हैं। अगर इस दुनिया का रंग सिर्फ एक होता तो हम भी सीधी जिंदगी गुजारते। जिंदगी में रंगीनियों के साथ सफर करना सही मायनों में जिंदगी के साथ इंसाफ है। और क्या तुम ये इंसाफ करोगे? पहले तुझे कौन सा रोक चुका हूँ रजब अली, जो अब रोकूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जिंदाबाद चीफ। रात को रजब अली मेरे ही बेडरूम में दूसरी मसारी पर लेट गया और फिर उसने मुझे उन वाकयात के बारे में बताया जिसकी तफसीलात उसने सुनी थी। कहने लगा, चीफ, इस दुनिया में अरबों इंसान बसते हैं। क्या ही मजे की बात है कि उन अरबों इंसानों की कहानियां अलग अलग हैं। हालांकि इंसान की कहानी ही कितनी है। पैदा हुए, दूसरों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारी और उनके सहारे अपने पैरों की कुव्वत हासिल की। फिर इसके बाद होश का आगाज हुआ तो अलग अलग मसाइल में गिरफ्तार हो गए। ये शख्स जिसका नाम अमीर शाह है अजीबोगरीब वाकयात से गुजरा है। तुम्हारी दुनिया में रहकर मुझ में भी कुछ बुरी आदतें पैदा हो गई हैं। मुझे माफ करना, उन बुरी आदतों से छुटकारा तो मुश्किल ही है ना। बहरहाल वो मुझे जिस अंदाज और जिन हालात में मिला उनसे मैं मुतासिर हुआ। बिल्कुल इत्तफाकिया मुलाकात ही थी, लेकिन था बड़ा अच्छा इंसान। मेरा मतलब है बड़ा अच्छा इंसान। मैंने उसे दोबारा मिलने का वादा भी किया है और तुम्हें भी उससे ज़रूर मिलवाऊंगा। जिंदगी के कैसे कैसे अदवार उस पर गुजरे हैं चीफ, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सिर्फ हम अनोखी कहानियों के अमीन नहीं हैं, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि अक्ल दंग रह जाए। अमीर शाह ने मुझे जो अपनी कहानी सुनाई थी वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ चीफ। किसी गांव का रहने वाला था, बाप जिम्मेदार था और उसके फलों के बागात थे, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जमीनें वगैरह थीं जिन पर उसने बाग लगा रखे थे। अलबत्ता मेहनती आदमी था और अपनी मेहनत से उसने उन बागों को बड़ा सरसब्जो शादाब बना लिया, जिसकी वजह से उसकी आमदनी मुनासिब हो गई। अमीर शाह उसका चहेता बेटा था। फन मुसव्वरी का उसे शौक था और बाप ने बेटे का शौक पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमीर शाह रंग और बुरश से खेलता था। बहरहाल बकौल उसके कि मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी कि एक शाम जब वालिद साहब शहर से वापस आए तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही थी। बहुत ही परेशान नज़र आ रहे थे। घर में अच्छा खासा हंगामा हो गया। उस वक्त अमीर शाह की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी तो थी कि घर वालों की परेशानी को समझ सकता। बहरहाल उसके अजीज़ों अकारिब आ गए और खूब हंगामा आराई हुई। दूसरे दिन वालिद साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। अमीर शाह के कॉल के मुताबिक मेरे खालू डॉक्टर साहब को बुला कर ले आए और डॉक्टर साहब ने मेरे वालिद का मुकम्मल तौर पर मुआयना किया। लोग मुझे नज़रअंदाज किए हुए थे, लेकिन मैं घर के सारे हंगामे में पूरी तरह मुलव्विस था। और आखिरकार जब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो मैंने शदीद गुस्से के आलम में कहा, आखिर आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि अब्बू की तबीयत कैसी है? बेटा, ये तुम्हारे मतलब की बातें नहीं हैं। मेरी वालदा ने कहा, ठीक है, मैं दूसरों से जाकर मालूम कर लूँगा। आप लोग तो बस मुझे ये कहकर टाल देते हैं कि ये मेरे मतलब की बात नहीं है। मतलब आखिर होता क्या है? मेरा बाप बीमार हुआ है और आप मुझे बताती नहीं है कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। मेरी खाला ने कहा, बेटे मैं बताती हूँ, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे अब्बा को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। वो बहुत बुरा आदमी है। उसने तुम्हारे दोनों बाग बेच दिए हैं। उसने धोखे से तुम्हारे बाबा से दस्तखत कराए थे और बाबा नाजिम शाह को बात मालूम नहीं थी कि वो कौन से कागजात पर दस्तखत करा रहा है। ये कागजात बागों से दस्तबरदारी के थे। बाग बेच दिए गए हैं और एक और जिम्मेदार चौधरी करार ने खरीदे हैं और अब वो उनके मालिक बन गए हैं। चौधरी साहब बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ केस भी नहीं लड़ा जा सकता। ये परेशानी है जिसकी वजह से तुम्हारे पापा बीमार हो गए हैं। मगर चाचा रहीम शाह तो मुल्क से बाहर गया हुआ था। मैंने अपनी मालूमात के तहत कहा, नहीं, वो मुल्क में ही है और यहीं रहकर उसने सारा काम किया है। वो बहुत बुरा है। रहीम शाह के और मेरे वालिद के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। मुझे उसके बारे में ये बात मालूम नहीं थी कि कई साल पहले जब मैं ना समझता, रहीम शाह इधर ही रहता था और वो बुरा आदमी था। जादू टूने और अमलियात से उसे बहुत दिलचस्पी थी और उसी में फंसा रहता।
जबकि नाजिम शाह इस बात को नापसंद करता। दोनों में अक्सर झगड़ा रहता। फिर रहीम शाह घर के सारे जेवरात लेकर भाग गया। साल भर उसका पता नहीं चला। साल भर के बाद वो वापस आया और मुआफ़ी तलाफ़ी करके उधर ही रहने लगा। भाई था इसलिए नाजिम शाह ने उसे मुआफ़ कर दिया और कोई ऐसी बात नहीं कही जो उसके बहुत खिलाफ होती। लेकिन कोई 4 महीने के बाद एक बार फिर उसके हाथ बागों की वसूलियाबी की फाइल लग गई और वो उसे लेकर चला गया। बस इसके बाद वो वापस नहीं आया, बल्कि उसके बारे में खबरें ही मिलती रही थीं। कोई कहता कि मुल्क से बाहर चला गया है, कोई कहता कि वो अपाहिज हो गया है और कहीं भीख मांगता है। मगर अब्बा उससे इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की। फिर जब मुझे समझ आई तो मैंने अपने चचा का नाम ही सुना, उन्हें देखा नहीं। बचपन की कोई तस्वीर मेरे जहन में नहीं थी और अब मैंने उसके बारे में ये कहानी सुनी। बहरहाल इसके बाद मुकदमा चला, लेकिन इकरार शाह ने मेरे अब्बा से कहा कि ये बाग कानूनी तौर पर उन्हें फ़रोख्त किए गए हैं, वह मुकदमा हार जाएंगे। बेहतर है कि ऐसी कोई कार्रवाई ना करें। अपने भाई को अगर गिरफ्तार कराना चाहें तो करा दें, बाग अब वापस नहीं मिलेंगे। इस बात ने मेरे बाप के दिल पर गहरा असर किया और उनकी हालत इसके बाद बेहतर नहीं हो सकी। हमारे बहुत से करम फरमा थे जिन्होंने बाबा के लिए हर तरह की पेशकश की, उन्हें समझाने बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बाबा के दिल पर बागों की जुदाई का ऐसा गहरा दाग पड़ा कि वो ठीक नहीं हो सके और आखिरकार उनकी हालत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती चली गई। मैं बड़ी उलझन में था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ के हेडमास्टर मुझसे इजहार हमदर्दी करते। रहीम शाह को वो बहुत बुरा भला कहते कि नाजिम शाह जैसे शरीफ आदमी को रहीम शाह ने बदतरीन नुकसान पहुँचाया है। एक मरतबा उन्होंने मुझसे कहा, अमीर शाह तुमने कभी अपने चाचा को देखा है? नहीं उस्ताद साहब, मैंने बस उसका नाम सुना है। वह सूरत से ही काला जादूगर मालूम होता है। सुना है कि बड़े जादू टूने सीख रहा है। शुरू में मेरे पास आकर बैठता था कि अपने इल्म से काम लेकर आखिरकार एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और इतनी दौलत इकट्ठी करेगा कि लोग देखेंगे। उसने कहा था कि ये पूरे का पूरा गोठ ना खरीद लिया तो उसका नाम रहीम शाह नहीं। बहरहाल चचा रहीम शाह के बारे में मेरे जहन में नफरत का एक एहसास पैदा हो गया। उसकी वजह से मेरे बाबा इतने बीमार हो गए। मैं बाबा को देखता था, बड़े तरोताज़ा होते थे, लंबे चौड़े बदन के मालिक, लेकिन अब उनके चेहरे की हड्डियां उभरती चली आ रही थीं और चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। बड़ों की बातों में तो दखल देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक दिन मैंने अपने खालू जमालुद्दीन को खाला हानिया से बातें करते हुए सुना। हानिया, मैं ऐसी बातों पर यकीन तो नहीं रखता, लेकिन ये बात मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है कि रहीम शाह ने कोई जादू वगैरह भी कराया है नाजिम शाह पर, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। वो बड़ा खतरनाक आदमी हो गया है, दीन ईमान खो बैठा है और बस ऐसे ही काम करता है। तो फिर हम क्या करें, किसको दिखाएं? बाबा किसी से झगड़ा मोल लेना भी तो आसान नहीं है, और वो भी एक शैतान से जो जादूगर भी है, और उसका जादू हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। खाला खामोश हो गई, कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने कहा कि मैं अपनी बहन से ये तज़किरा करूं? अरे नहीं नहीं, तुम ज़माने का हाल नहीं समझती हो। कहेंगे तो हम अच्छाई के लिए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन ये समझे कि हम किसी लालच की वजह से ये बात कह रही हैं और रहीम शाह से कोई झगड़ा कराना चाहते हैं। बात मेरी खाला की समझ में आ गई। उन्होंने कहा, खैर हमें क्या लालच हो सकती है, अल्लाह मेरी बहन बहनोई को जिंदा सलामत रखे, इसके अलावा हमें और कोई लालच उन लोगों से नहीं। फिर भी बाबा थोड़ा सा ख्याल तो रखना पड़ता है, बस इतना ही काफ़ी है। चलो छोड़ो, दुआएं कर सकते हैं हम, और जो कुछ हमारी अपनी हैसियत है उसके मुताबिक कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर किसी मसले में कदम उठाना खतरनाक ही हो सकता है। मैंने उनकी ये तमाम बातें सुनी और उसी शाम मैंने अपनी वालदा से कहा, चाचा रहीम शाह के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुन ली हैं, आप अब भी मुझे उनके बारे में नहीं बताओगी माँ? माँ किसी कीमत पर कुछ बताने पर आमादा नहीं थी। उसने कहा, ये तुम्हारे मतलब की बातें नहीं। ठीक है, आप लोग मुझे कुछ नहीं बताना चाहते ना सही, मैं मालूम कर ही लूँगा। और मेरी मदद मेरी खाला ने की। कहने लगी, बेटे मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे चचा रहीम शाह ने तुम्हारे बाप को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। उसने बाबा के दोनों बाग बेच दिए, कागजात पर धोखे से दस्तखत कराए, और नाजिम शाह को ये बात मालूम नहीं थी कि जिन कागजात पर वह दस्तखत कर रही हैं वो बागों से दस्तबरदारी के कागजात हैं। ये बागात इकरार शाह को बेच दिए गए हैं और अब वो उनके मालिक बन गए हैं। इकरार शाह बहुत बड़े वडेरे हैं, उनके खिलाफ केस भी नहीं लड़ा जा सकता। ये परेशानी है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। रहीम शाह तो मुल्क से बाहर गया हुआ था। मैंने अपनी मालूमात के तहत कहा, नहीं वह मुल्क में ही है और यहीं रहकर उसने ये सारा काम किया है। वो बहुत बुरा है। रहीम शाह के और मेरे वालिद के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। मुझे उसके बारे में ये बात मालूम नहीं थी। बेटे बस मैं क्या बताऊं, वो एक अच्छा आदमी नहीं है और बड़ी ख़राब सूरत हाल है। तुम्हारे वालिद को देख लो, किस बुरी तरह बीमार हो गए हैं। अभी तो उसकी बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। उसने दोनों बाग बेच दिए और अब एक नई इत्तला मिली है जिसने हमारी दिन रात की नींदें हराम कर दी हैं।
वो इतला ये है कि उसने ये हवेली भी गिरवी रख दी है और अब ये भी इकरार शाह के पास गिरवी है। असल में साईं इकरार शाह का भी एक झगड़ा चल रहा है तुम्हारे अब्बा से। उन्होंने एक दफ़ा मुंह मांगी रकम पर ये दोनों बाग खरीदने का इजहार किया था। बहुत बड़े वडेरे हैं वो, तुम्हारे अब्बा ने मना कर दिया। इन बागों पर बहुत से बड़े लोगों की नज़र है, क्योंकि तुम्हें मालूम है उनके आम बिकते नहीं बल्कि तोहफे में बड़े बड़े लोगों को पेश किए जाते हैं। बहरहाल ये सारी बातें अब इस तरह मेरे सामने आई तो मैंने अम्मा से कहा, मगर अब क्या होगा? क्या सोच सकता था, खामोश हो गया। मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि वालिद साहब ने फ़न मुसव्विरी के शौक़ में अपने सारे ख़ानदान की तस्वीरें बनाई हैं। अपने चाचा की तस्वीर देखने का ख्याल मेरे दिल में बहुत ज़्यादा पैदा हो गया। एक दिन मैंने खालू जमालुद्दीन से भी कहा, खालू जान, चचा रहीम शाह ने हमारे घर को गम से भर दिया। मैं उनकी सूरत देखना चाहता हूँ। तुम्हारे अब्बा के निगार खाने में रहीम शाह की तस्वीर भी मौजूद है। वैसे उस काबिल नफ़रत इंसान को देखकर तुम क्या करोगे? खालू के चेहरे पर नफ़रत के आसार उभर आए। बहरहाल मेरे चचा रहीम शाह के बारे में सब लोगों का एक ही ख्याल था कि वो एक मनहूस जादूगर और शैतान किस्म का आदमी है और उससे किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना अपने आप को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। मेरे दिल में भी चचा रहीम शाह के लिए शदीद नफ़रत पैदा हो गई। कभी कभी मैं ये सोचा करता कि आखिर ये शख्स कैसा होगा जिससे लोग खौफज़दा है और नाराज़ भी। काश मैं उसे देख सकता। फिर एक दिन मेरे जहन में ये बात शिद्दत से जड़ पकड़ गई कि मैं अपने वालिद के निगार खाने में दाखिल होकर अपने दादा परदादा की तस्वीरें भी देखूं और साथ ही चचा रहीम शाह की तस्वीर भी। निगार खाने के दरवाजे पर हर वक्त एक मोटा सा जंग आलूद ताला लगा रहता, लेकिन एक दिन मैंने उस ताले की चाबी उस गुच्छे से निकाल ली जिसमें बहुत सी चाबियां पड़ी हुई थीं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चाबी कौन सी हो सकती है। उस चाबी को लेकर मैं कुतब खाने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और ताला खोलकर अंदर चला गया। पहली बार मैंने इस कमरे को देखा। वो सीधा और पुरानी किताबों की बदबू कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी और उसी कुतब खाने की दीवारों पर हमारे खानदान के बुजुर्गों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। ये रोगनी तस्वीरें और उन पर गर्द की मोटी तह जम गई थी। मुझे इन चीज़ों से बड़ी दिलचस्पी महसूस हो रही थी। मैंने पहली बार इस निगार खाने या कुतब खाने का भरपूर तरीके से जायजा लिया और मुझे यह जगह बड़ी अजीबोगरीब महसूस हुई। बहरहाल मैंने एक कपड़ा हासिल किया और फिर एक मेज़ पर चढ़कर मैंने उन तस्वीरों पर से गर्द झाड़ी और सबको गौर से देखने लगा। उनमें मेरे दादा परदादा और ख़ानदान के कई दूसरे अफराद की तस्वीरें थीं जिनके नीचे उनके नाम तहरीर थे और उन नामों से मैं उन तस्वीरों को शनाख्त कर रहा था। उन तमाम तस्वीरों को देखता हुआ जब मैं कमरे की मशरकी दीवार के करीब पहुंचा तो स्याह रंग की लकड़ी के एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेम में लगी हुई चचा रहीम शाह की तस्वीर दिखाई दी और एक लम्हे के लिए मेरे वजूद में सन्नाटे फैल गए। मुझे यूं लगा जैसे किसी नज़र न आने वाली ताकत ने मेरे पांव पकड़ लिए हैं। मुझे अपने पैरों की जान इस तरह निकलती हुई महसूस हुई जैसे किसी बोतल में से पानी निकल जाता है। उस तस्वीर को देखते ही मेरे दिल में दहशत और खौफ के साथ साथ बेइंतहा कराहत के जज्बात पैदा हुए। तस्वीर में जो शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था उसकी शक्ल शबाहत और हुलिये से लगता था कि कोई बहुत ही चालाक और मक्कार आदमी है। छोटी छोटी आंखें, चेहरे की मुनासबत से कहीं बड़ी नाक और इंतहाई तंग पेशानी, बड़े बड़े कान जिन पर बाल उगे हुए थे, पतले पतले और भिंचे हुए होंठ जिन पर एक मक्कार मुस्कुराहट फैली हुई थी। और वाकई ये शख्सियत तस्वीर में देखने से ही शैतान का दूसरा रूप मालूम होती और उसे देखकर इंसान किसी भी तरह अपनी नफरत पर काबू नहीं पा सकता था। मैंने अपने आप को संभाला और नफरत भरे लहजे में कहा, तो तुम हो वो जिसने हमारे अच्छे खासे घर को मुसीबत में मुब्तला कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे अपने बाप की बीमारी का बदला लूंगा। ना जाने मेरे जहन में किस तरह की नफरत बैठी थी कि तस्वीर से खौफ के बावजूद मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं इस तस्वीर को नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त तो खैर उसे कोई नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं था, लेकिन दूसरे ही दिन मैंने एक लंबा सा चाकू लिया और एक बार फिर चाबी से ताला खोलकर उस निगार खाने में दाखिल हो गया। मेज़ पर चढ़कर मैंने तस्वीर पर चाकू से बहुत से वार किए और तस्वीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन एक अजीब सा जुनून मेरे दिल में पैदा हो गया। टुकड़े टुकड़े होने वाली तस्वीर को फ्रेम से खींचकर मैंने अपने कब्जे में किया और फिर उसे लेकर बाहर आ गया। हवेली के मगरबी गोशे में एक जगह मैंने सूखी लकड़ियां जमा की और आग रोशन करके तस्वीर को उसमें डाल दिया। खालू जमाल ना जाने किस तरह इस तरफ निकल आए। उन्होंने मुझे ये अमल करते देखा तो जल्दी से मेरे पास पहुंच गए और बोले, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने नफरत भरी आंखों से तस्वीर के उस टुकड़े को देखा जिसमें रहीम शाह की आंख का एक हिस्सा नजर आ रहा था। उसी वक्त खालू जमाल ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। अरे ये तो कैनवस है और ये आग, ये तो रहीम शाह की तस्वीर है। मैंने इसे फ्रेम से निकाल लिया और इसका फ्रेम भी बर्बाद कर दिया। मैंने अपने बाप का बदला लिया है। खालू जमालुद्दीन के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार फैल गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, यह शायद तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने बिल्कुल अच्छा किया है और इस सिलसिले में मैं किसी से माजरत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर खालू जमाल खामोश हो गई।
उन्होंने तस्वीर का वो टुकड़ा भी आग में डाल दिया और तस्वीर चुरमुर होकर राख बन गई। लेकिन ना जाने क्यों मैंने खालू जमाल से इस बारे में सवाल कर डाला कि उन्हें ये तशवीश क्यों है। बस बहुत से एहसासात दिल में होते थे और कभी कभी तो उनकी अदायगी के लिए सही अल्फाज तक नहीं होते थे। फिर ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि एक सुबह नाजिम शाह का इंतकाल हो गया, मैं यतीम हो गया और घर में कोहराम बरपा हो गया। वालिद साहब इस तरह ज़मीन बोस हुए कि फिर ज़िंदगी ना पा सके। फिर उस वक्त जब उनका जनाजा तैयार करके कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो एक टैक्सी दरवाजे पर आकर रुकी और उससे चचा रहीम शाह बाहर निकला। वो अजीबो गरीब किस्म का लिबास पहने हुए था, जैसे काली कफनी होती है। उसने सर पर एक अजीब से अंदाज की टोपी पहनी हुई थी, दुबला पतला जिस्म, लेकिन उसके अंदाज में एक अजीब सी कैफियत थी। यूं लग रहा था जैसे उसे देखकर वहां मौजूद सारे लोग मशहूर हो गए हों। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैंने एक निगाह में अपने चचा को पहचान लिया। अगर मैं उसकी तस्वीर ना देखता तो शायद मेरे जहन में उसका कोई नक्श न उभरता। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए। अलबत्ता जो कुछ भी देख रहा था उसे अच्छी तरह महसूस भी कर रहा था। चचा की छोटी छोटी आंखें खूब चमक रही थीं और कोई भी उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसने किसी से कोई लफ्ज़ नहीं कहा और करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला, जनाजा नीचे रख दो, मैं अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा अंदाज था उसका और कुछ ऐसी बात थी कि गहवारा नीचे रख दिया गया और एक शख्स ने कफन का ऊपरी हिस्सा खोलकर वालिद साहब का चेहरा नुमाया कर दिया। चचा ने सरहाने खड़े होकर वालिद के चेहरे पर एक नज़र डाली। असूली तौर पर मैं जानता था कि ऐसे मौका पर चेहरे पर तासुफ और गम के आसार होते हैं, लेकिन ये बात मैंने अच्छी तरह देखी थी कि चचा के पतले पतले होंठों पर एक मकरूम मुस्कुराहट नमूदार हुई जिसमें तंज का अंसर नुमाया था और ऐसा लगता था जैसे वो कह रहा हो, देखा मुझसे टक्कर लेने का नतीजा, पहले ही कहता था कि ताउन करो और वो अमल करो जो तुम्हारे लिए मुनासिब हो, लेकिन तुम न माने और जिंदगी से हाथ धो बैठे। बहरहाल लोग अलग थलग खड़े हुए थे। हालांकि वो मेरे बाप का भाई था, लोग असूली तौर पर उससे ताज़ियत करते, यही मुनासिब था, लेकिन सबने खामोशी इख्तियार की। कुछ लम्हे वो वालिद का चेहरा देखता रहा, फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और होंठों ही होंठों में कुछ बुड़बुड़ाया। गालिबन कहा था कि चेहरा ढक दो। इसके बाद उसकी निगाहें मुझे तलाश करने लगी। उसने इधर उधर निगाहें घुमाई और इसके बाद उसकी छोटी छोटी शातिर आंखें मेरी जानिब उठ गईं। एक लम्हे तक वो मुझे अपनी खौफनाक चमकदार आंखों से घूरता रहा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे उन आंखों से एक बरकी रौ मेरे बदन में पैवस्त हो रही हो। मुझे अपने जिस्म में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हालांकि मौसम गर्म था और ठंडक का कोई तस्वुर भी नहीं उभर सकता, लेकिन ये शैतान की आंखें थीं और शैतान की आंखें मुझे घूर रही थीं। फिर वो एक एक कदम करके मेरे करीब पहुंचा और मेरे सामने आ खड़ा हुआ। एक बार फिर उसके बारीक होंठों पर वही मकरूम मुस्कुराहट उभरी और उसने घुटनों के बल बैठकर मेरे शाने पर हाथ रखा और बोला, तुम यतीम हो गए मेरे बच्चे, बिन बाप के हो गए तुम। अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं, इसलिए तुम्हें अपने चचा पर इन्हिसार करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि लोग तुम्हें मुझ तक आने नहीं देंगे। अलबत्ता फिक्र ना करो, मेरा चेहरा अपनी निगाहों में रखो। जो कुछ मैं हासिल करना चाहता हूं, अगर हासिल करने में कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें खुद आने की दावत दूंगा। ख्याल रखना, इसके लिए चाहे सदियां क्यों ना गुजर जाएं, बस तुम्हें यह काम करना है, मेरा चेहरा अपनी निगाहों में रखना है, मुझे भूलना मत। वो एक झटके से उठा और घूमकर वापस टैक्सी की जानिब चल पड़ा। फिर वो टैक्सी में बैठा और टैक्सी निगाहों से ओझल हो गई। सब लोग टैक्सी को जाते हुए देख रहे थे। इस दौरान लोगों का अंदाज बेहतर नहीं था। उसके जाने के बाद पता नहीं किसने क्या कहा, मेरी तो समझ में कोई बात नहीं आई। बहरहाल जनाजा चला गया और मैं खामोशी से जनाजे के साथ साथ चल पड़ा। ख्याल था कि वालिद साहब की मौत के बाद कोई ऐसा अमल ज़रूर होगा जो तकलीफ दे हो, और वाकई ऐसा ही हुआ। मेरी वालिदा शदीद बीमार रहने लगी और उस वक्त जब गिरवी रखी हुई कोठी को वापस ना लिया जा सका और वो रकम ना अदा की गई जो इस कोठी के इवज़ ली गई थी, तो उन लोगों ने कोठी पर कब्जा कर लिया और हमें उससे बेदखल कर दिया। उस वक्त खालू जमाल ही हमारा वाहिद सहारा थे और वही हमारे लिए एक अजीम जरिया बने, वरना ना जाने कहाँ कहाँ हमें ठोकरें खाना पड़ती। और हमारी खाला हानिया वालदा को अपने घर ले गईं, लेकिन जिन्होंने शौहर की ज़िंदगी में ऐश किए हों वो इस तरह दूसरों के दर पर पड़कर कहाँ खुश रह सकती थीं। वालिदा तो थोड़े ही दिन जिंदा रहीं और इसके बाद दुनिया से सुधार गईं। माँ बाप की मौत के बाद खाला हानिया और जमाल खालू ने दर हकीकत मेरे माँ बाप का ही किरदार अदा किया। मुझे स्कूल के बाद कॉलेज पहुंचाया गया और मैं तालीम हासिल करने लगा। जिंदगी के बहुत से दिन और रात भूलने पड़ते हैं। बेशक खुद अपना किरदार अदा करता और अपनी कहानियां दोहराता, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भूल सकता। मैं ना तो अपने चचा को भूला, ना अपने वालिदैन के साथ गुजरे हुए वाक़यात को। रात की तारीकी में जब भी अपने आप को ख्वाबों में गुम करने का मौका मिलता,
मैं हमेशा एक ख्वाब ज़रूर देखा करता। ये एक ड्रामाई सिचुएशन थी। बहुत सी किताबों कहानियों का माखज़ कि मैंने अपनी हवेली और बागात खरीद लिए हैं। लोग दादो तहसीन के डोंगरे बरसा रहे हैं, कह रहे हैं देखो औलाद हो तो ऐसी, ये होता है अज़्म। इसे कहते हैं अज़्म कि किसी ने नुकसान किया, वक्त ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन होनहार बेटे ने आखिरकार माँ बाप की निशानी वापस हासिल कर ली। बस ये ख्वाब हुआ करते थे जो मैं देखता, लेकिन इसके साथ साथ ही तालीम पर मेरी तवज्जो थी। अलबत्ता तकदीर ज़रा सूरत हाल का मुख्तलिफ अंदाज में तज्जिया पेश कर रही थी, यानी ये कि जो कुछ मैं चाह रहा था नहीं हो पा रहा था। खाला और खालू किसी तकरीब से बस में वापस आ रहे थे कि बस एक खुले हुए रेलवे फाटक को अबूर करते हुए एक मालगाड़ी की जद में आ गई और उसके परखच्चे उड़ गए। बस के परखच्चे उड़ने का मतलब ये था कि उसमें जितने भी मुसाफिर सवार थे उनका कीमा बन गया। मुझे तो खाला और खालू का कीमा तक दस्तयाब नहीं हो सका। लाशें इस तरह बिगड़ कर एक दूसरे में गुड़मुड़ हो गई थी कि आपस में जुड़े हुए जिस्मों के गोश्त को अलहदा भी नहीं किया जा सकता था। चुनाचे एक भयानक अलमिया के साथ उस इलाके में जहाँ यह हादसा हुआ था एक इज्तमाई कब्र बनाई गई और खाला खालू भी दूसरे बहुत से लोगों की तरह ज़ेरे ज़मीन चले गए। ग्रेजुएशन का नतीजा निकलने वाला था, लेकिन मेरे एहसासात का जो नतीजा हुआ उसने सारे नताइज तबाह कर दिए। दिल को एक ऐसे शदीद गम और अंधों का एहसास था कि दुनिया आंखों में तारीक हो गई थी। बेचारे खाला खालू मामूली से लोग थे, जो कुछ उनके पास था उन्होंने मेरी तालीम पर खर्च कर दिया। खालू जमाल चूंकि बे औलाद थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी औलाद का दर्जा दिया। उनका ख्याल था कि मुझे आला तालीम दिलवा कर किसी अच्छी मुलाजमत पर लगाया जाए, लेकिन इंसान के अपने ख्याल तकमील तक कहाँ पहुँचते हैं। असल फैसले तो आसमानों पर होते हैं, और मेरे लिए आसमानों में यह फैसला हुआ कि मैं बेसहारा हो गया। ये छोटा सा घर जिसमें मुख्तसर सा सामान था, खाला और खालू की आवाज़ें थीं, मेरे लिए एक हौलनाक जगह बन गया। हर गोशे से ये आवाज़ें मेरे कानों तक पहुँचतीं और मैं वहाँ 3 दिन भी नहीं गुजार सका। मुझ पर वहशत के दौरे पड़ने लगे। ये हकीकत है जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ कि मेरी फितरत में पाकीज़गी का एक अंसर था जिससे मेरे तमाम शनासा खुश थे। उम्र गुजरने के साथ साथ बहुत सी शनासाइयाँ भी हो गईं। खाला और खालू के ज़ेरे सरपरस्ती मेरे जहन में ना जाने क्या क्या तसव्वुरात उभरते रहे थे, लेकिन अब तमाम तसव्वुरात का खाना खराब हो गया। मुस्तकबिल एक तारीक गार की मानिंद हो गया। कोई कुछ समझाने वाला नहीं था। खालू खाला के मकान के बराबर वाले मकान में एहतशाम अली नामी एक बुजुर्ग रहा करते थे। उन्हें मेरे हालात के बारे में मुकम्मल इल्म था और वो खाला खालू की मौत के बाद मुझसे बड़ी हमदर्दी करते। उनका एक नवासा था जो बराबर के एक कस्बे में रहता था और अक्सर अपने नाना के पास चला आया करता। बड़ा अच्छा नौजवान था। मेरी उससे दोस्ती भी हो गई। वो अपने कस्बे में कुछ कारोबार भी किया करता था। कारोबारी अमूर की तकमील के लिए जब वो शहर जाता तो हमारे ही इलाके से गुजरता और उस वक्त 1-2 दिन अपने नाना के पास ज़रूर ठहरता। बहरहाल मैं बड़ी मुश्किल का शिकार था और मेरी समझ में नहीं आता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। माजी के वाक़यात मेरे जहन में बिल्कुल महफूज थे। अपना चचा भी याद था। रहीम शाह का उसके बाद कहीं कुछ पता न चल सका। उस शाम भी तबीयत में बड़ी उदासी सवार थी और मैं इस छोटे से घर में बैठकर ये सोच रहा था कि ये घर मेरी रूह के लिए एक कैद खाने की मानंद है और मेरा जिस्म और मेरी रूह इसकी कैद में है। ये तो कोई बात नहीं हुई। जवानी के ये दिन तो ऐशो इशरत के दिन हुआ करते हैं और इन दिनों की यादें भी मुस्तकबिल का हिस्सा होती हैं। अगर इन दिनों की यादें मेरे वजूद में सिर्फ दुखन बन जाती तो ये तो ज़िंदगी नहीं है। तबीयत कुछ ऐसी घबराई के घर से निकल आया। मगरिब का वक्त था। काफ़ी दूर तक पैदल चलता रहा और फिर सड़क पर आ गया जो यहाँ से दाएं सिमत चली जाती थी। पतली सी ये सड़क एक जानिब कुछ हिस्से को शहर से मिलाती थी और दूसरी तरफ कुछ दूर के बाद ही इसका ताल्लुक उस कच्चे रास्ते से होता जाता जो एक छोटे से जंगल से गुजरकर शहर तक जाता। उस कच्चे रास्ते की लंबाई भी ज़्यादा नहीं थी। 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि उससे भी कुछ कम। ये नहर मेरे बचपन की साथी थी। काफ़ी नहाया था इसमें, बल्कि तैरना इसी नहर से सीखा और अब अक्सर मैं इसके किनारे किनारे दूर तक टहलता हुआ चला जाता। उसी जानिब कदम उठ गए और थोड़े फासले पर पहुंचने के बाद मैं पुख्ता सड़क से नीचे कच्ची सड़क पर उतर आया। मगरिब के बाद अंधेरा खूब फैल गया था और थोड़ी देर के बाद चांद निकल आया। मध्यम मध्यम रोशनी फैल गई, बड़ी दूर तक निकल आया और इस रोशनी में ना जाने क्यों आगे बढ़ते रहने को जी चाह रहा था। सितारों के चिराग आसमान पर रोशन थे, मगर चांदनी उन्हें मध्यम किए हुए थी। नहर की तरफ से ठंडी ठंडी हवा के खुशगवार झोंके चल रहे थे और रूह को एक अजीब सी फरहत का एहसास हो रहा था। मैं रूह की कैद ही से घबरा कर तो घर से भागा था। अचानक मैं चौंक पड़ा। एक मध्यम से गीत की आवाज़ फिजा में लहरा रही थी। एक ऐसी पुरस्कार और नाकाबिल यकीन इंसानी आवाज़ जैसे वो दिल के तारों को खींच रही हो। अचानक ही वो आवाज़ फिजा में तैरती हुई मेरी जानिब बढ़ी
और फिर इस तरह मेरे करीब से घूमकर वापस अपने मरकज की जानिब चल पड़ी कि मैं हैरत से दंग रह गया। ये कुछ अजीब सा अंदाज था। आवाज़ फिर पलटी और इस बार मेरे सर पर से गुजर कर आगे बढ़ गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो मेरा दिल खींच रही हो। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी मछली पर कांटा डाल दिया गया हो और मछली उस कांटे में फंस गई हो। एक अजीब सा माहौल हो गया। हर चंद वो अल्फाज जो गीत की तरह फिजा में तैर रहे थे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे कदम किस तरह आगे बढ़े ये मैं नहीं जानता। मैं आगे बढ़ा और फिर कहीं से एक लड़की का हैवला नजर आया। वो सर से पांव तक सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और ठंडी हवा के झोंकों से उसका लिबास उड़ रहा था। मैं शशदर रह गया। गीत इसी की आवाज़ में उभर रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा दिल बेख्तियार उसकी जानिब खींचने लगा हो। कोई अनदेखी और अनजानी कुव्वत थी जो उस सफ़ेद पोश और पुरस्रार हस्ती की तरफ धकेल रही थी। फिर अचानक ही उसने मुझे देख लिया और उसका रुख मेरी जानिब हो गया। ऐसा हसीन, ऐसा दिलकश चेहरा कि इंसान का दिल सीने से बाहर निकल आए। वो एकदम से घबरा गई और मैं रुक कर उसे देखने लगा। फिर मुझे यूं लगा जैसे वो खौफ से पीछे हट रही हो। गाने की आवाज़ बंद हो गई। मेरा हाथ बेख्तियार उठा और मेरी आवाज़ निकली, नहीं बराहे करम मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वो तेज़ी से पीछे हटने लगी। उसके कदम ज़मीन की बजाय खला में पड़ रहे थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो ज़मीन से काफ़ी ऊंची हो और एक लम्हे के अंदर अंदर वो अंधेरे में तहलील हो गई। ऐसा लगता था जैसे अचानक ही रोशन हैवला बुझ गया हो और मैं चारों तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगा। मैंने चारों तरफ का जायजा लिया। रोशन चांद आसमान के गोशे में जगमगा रहा था। फिजा में हर तरफ चांदनी तैर रही थी। माहौल ख्वाबनाक और रोमान परवर हो रहा था। हद नज़र तक फैली हुई चांदनी में कुर्बा-जुवार की एक एक चीज़ बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। वो फिजा में गुम हो गई थी। अचानक ही मुझे नहर के दूसरे किनारे पर एक सरसराहट सी महसूस हुई और मैंने पलटकर बेकरार निगाहों से उस तरफ देखा। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि सिर्फ चंद लम्हे पेशतर वहाँ उसका वजूद नहीं था, लेकिन अब वो नहर के दूसरे किनारे पर थी। सफ़ेद लिबास में मलबूस उसका चेहरा रोशनी में नुमाया था। सर के स्याह रेशमी बाल हवा के ठंडे और ख्वाबनाक झोंकों से उड़ रहे थे और दोनों हाथ फिजा में बुलंद थे। उसके बालों में गुलाब का एक सफ़ेद तरोताज़ा फूल लगा हुआ था। फिर अचानक ही वो पीछे हटने लगी और इसके बाद एक बार फिर उसी तरह हवाओं में गुम हो गई। मेरे ज़हन को एक शदीद झटका लगा। मेरी फटी फटी आंखों में तारीकियां तैरने लगीं। आखिर ये क्या राज है? ये क्या किस्सा है? उसके दिलकश नकूश का एक एक तस्वुर मेरे वजूद की गहराइयों में उतर रहा था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं। अचानक ही मेरे बदन में थरथराहट का एक एहसास हुआ और खौफ की एक लहर मेरे रगों पैर में दौड़ गई। ऐसे वीरानों में अक्सर रूहें आ जाती हैं। ये भी कहीं रूह ही ना हो, कोई ऐसी हस्ती जो इन फिजाओं में भटक रही हो। अरे बाप रे! मेरे दिल में खौफ से आवाज़ आई और इसके बाद मैंने वापसी के लिए दौड़ लगा दी। मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरा ताकुब कर रहा हो। अब इतना खौफ दिलो दिमाग पर मुसल्लत हो गया कि पलट कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई और कुर्बा जवार का हर घर खामोशी और सन्नाटे में डूबा हुआ था। इसलिए किसी ने इस पर गौर नहीं किया, वरना लोग ये सोचते कि मुझ जैसा संजीदा नौजवान इस वक्त इस खौफ के आलम में क्यों दौड़ रहा है। घर में दाखिल होने के बाद बिस्तर पर लेट गया। कोई पुरसान हाल तो था नहीं। अपनी आग अपना दामन, जो कुछ भुगतना था खुद ही भुगतना था। बदन पर एक शदीद खौफ का आलम था, लेकिन कानों में वो मीठी आवाज़ रस घोल रही थी। उस वक्त जिस कदर बेचैन था उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तड़प रहा था बुरी तरह और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शिद्दत से नींद की ख्वाहिश थी, लेकिन नींद भी आंखों से कोसों दूर चली गई। ना जाने कब तक इसी तरह तड़पता रहा। फिर नींद की देवी ही को मुझ पर रहम आ गया और वो मुझ पर मेहरबान हो गई। नींद आ गई थी, लेकिन ये नींद भी पायदार साबित न हो सकी। उस वक्त रात का शायद आखिरी पहर चल रहा था जब मेरे कानों में एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। कब तक सोते रहोगे? आखिर मैं भी तो इस दुनिया में हूँ। मेरे लिए जागो, जागो मेरे लिए। और फिर कानों में उस मध्यम गाने की आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ हवा के दोष पर कहीं दूर से आ रही थी और मैं किसी हद तक नीम गनूदगी की कैफियत में था। एक ख्वाब मेरी आंखों में गर्दिश कर रहा था। उस ख्वाब में मुझे दो सफ़ेद सफ़ेद पाँव नजर आ रहे थे जो खला में चहलकदमी करते हुए मेरी जानिब बढ़े चले आ रहे थे। फिर उन पैरों की रफ्तार तेज़ हो गई, तेज़ और तेज़। इसके साथ वो आवाज़ भी करीब से करीब तर आती सुनाई दे रही थी। एक इंतहाई हसीन नगमा था, लेकिन उसके बोल मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। पाँव मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गए। मुझे यूं लगा जैसे वो जो कोई भी है अभी एक लम्हे के अंदर अंदर मुझसे टकरा जाएगा। अचानक ही उसका रुख बदला और इसके साथ साथ ही तेज़ रफ्तारी से वो मुझसे दूर होती चली गई।
वही सफ़ेद लिबादा जो पाँव से शुरू होकर सर तक नजर आया। सफ़ेद लिबास हवाओं में उड़ता हुआ, काले काले बाल लहराते हुए। नगमे की आवाज़ उसके दूर होने के साथ साथ दूर होती चली गई और मैंने वहशत ज़दा अंदाज में आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। मेरा अपना ही कमरा था, हर चीज़ जूं की तूं थी, लेकिन वो आवाज़ मुझे आलमे होश में भी सुनाई दे रही थी। दूर होती हुई आवाज़, जैसे कहीं दूर कोई गा रहा हो, गाता हुआ मेरे पास आया हो और फिर मेरे पास से गुजर कर आगे बढ़ गया हो। सारी चीज़ें होश और बेहोशी के आलम में महसूस की थी मैंने, और अब वो आवाज़ दूर होती चली जा रही थी। फिर वो इतनी दूर हो गई कि मेरे कानों की पहुंच से दूर हो गई, लेकिन फिजा में एक सनसनाहट सी अब भी महसूस हो रही थी। मेरे खुदा, ये क्या है? मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। फिर इसके बाद नींदें बेआराम हो गईं। दिन की रोशनी दहशत ज़दा किए रखती, वीरानों में भटकता रहता और रात की तारीकी इस खौफ का शिकार हो जाती कि वो आवाज़ फिर मेरा ताक़ुब करेगी। खौफ की वजह से घर से बाहर जाना भी छोड़ दिया। नहर की जानिब भी नहीं जाता था कि कहीं नहर के किनारे मुझे वो नज़र ना आ जाए। बहरहाल एक खौफ के आलम में गुजर बसर हो रही थी कि एहतशाम चचा का नवासा मेरे पास आया। मुझसे ज़रूर मिलता था, बहुत ही नफीस आदमी था। उसने मुझे देखा तो हैरत से बोला, अरे ये तुम्हें क्या हुआ? एहतशाम चचा भी उस वक्त साथ ही मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बीमार हो क्या? नहीं चाचा, ठीक हूँ। खाक ठीक हो? आंखों में हल्के पड़ रही हैं, होंठ खुश्क हो रही हैं, अच्छी खासी सूरत बिगड़ कर रह गई है। और ये शेव क्यों बढ़ा रखी है इतनी? दाढ़ी रख रहे हो क्या? नहीं, मैंने मध्यम लहजे में कहा। अजीब इंसान हो, 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं तुमसे मिले हुए। घर का दरवाज़ा भी अंदर ही से बंद होता है। ये तुमने गोशा नशीनी क्यों इख्तियार कर ली है? नाना जी, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा कुछ दिन के लिए। मेरा ख्याल है मेरे साथ रहकर इनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा बेटा ऐसा करो कि थोड़े दिन के लिए कुछ आराम करो और फिर ये सोचो कि क्या करना है। देखो, जिंदगी में हर इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे खाला खालू बेशक बहुत जल्द इस दुनिया से चले गए। अभी तो तुम्हें उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब सूरत हाल ज़रा अलग हो जाएगी। तुम्हें कुछ कारोबार करना चाहिए। हम तुम्हारी शादी के लिए कहीं बात करते हैं। घर बस जाएगा तो ज़िंदगी बन जाएगी। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, बुजुर्ग इसी अंदाज में सोचते हैं। आपकी एक बात से तो इत्तफाक है, मैं बेशक कोई काम तलाश करूँगा अपने लिए। वैसे भी अब मेरे पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, कोई दौलत भी नहीं है। माजी में जो कुछ था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब बड़ा ज़रूरी है कि हाथ पाँव हिलाऊं। लेकिन जहाँ तक मसला शादी वगैरह का है तो चाचा बराए करम ऐसी कोई बात कभी ना कीजिएगा। मैं आपकी बेहद इज्जत करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मोहब्बत में कोई ऐसा कदम उठाएं और मैं उसकी पजीराई ना कर सकूँ। फिर भी बेटे, पहले काम पर ही अमल करो, जहन में तब्दीली होगी तो कुछ और ख्यालात दिल में पैदा होंगे। सबसे पहले तो मैं इन्हें अपने घर में आने की दावत दे रहा हूँ। मैं इस वक्त शहर जा रहा हूँ, वरना ज़बरदस्ती इन्हें अपने साथ ले जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं खुद भी थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। बस तो फिर मेरे पास आ जाओ। मेरा गांव भी बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आएगा। बल्कि यूँ महसूस होगा जैसे स्विट्ज़रलैंड के कस्बे में निकल आए हो। मैं ज़रूर आऊँगा, मैंने कहा। तो फिर पता जहन में रखो। उसने मुझे अपने गाँव का पता बताया और मैंने उस इलाके को पूरी तरह जहन नशीन कर लिया। मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर वहाँ तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने वादा कर लिया कि आज से तीसरे दिन मैं वहाँ के लिए रवाना हो जाऊँगा। वो तो चला गया और मेरे अपने मामलात जूं के तूं जारी रहे। उसके गांव के बारे में एहतशाम चचा से मजीद मालूमात हासिल की। उस इलाके में अंदरूनी तौर पर ऐसे इंतजामात नहीं थे जिनके ज़रिए छोटी छोटी आबादियों का सफ़र किया जा सके। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ियों में सफ़र कर लिया करते, वो भी फैमिली वाले, वरना ज़्यादातर सफ़र पैदल ही हुआ करता। फिर भी मैं ये फ़ैसला करके चल पड़ा कि बेहतर है थोड़ा सा दिल बहला लिया जाए, और मैं एहतशाम चचा से मजीद मालूमात हासिल करने के बाद वहाँ से चल पड़ा। मैंने वो फासला तय करना शुरू कर दिया जो मुझे उस कस्बे तक ले जाता था। यहाँ के मखसूस मनाजिर मेरी निगाहों के सामने थे। थोड़े फासले पर मुझे एक देहाती शख्स नजर आया। उसने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी मूंछें और मखसूस किस्म की दाढ़ी थी। उसका चेहरा काफ़ी खतरनाक नजर आता था। दाएं रुखसार पर जख्म का एक गहरा निशान था। मैंने कस्बे के बारे में उससे पूछा तो उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर बोला, ठीक है साईं, हम आपको छोटी नहर पर छोड़ देंगे। छोटी नहर पर हम जो रास्ता आपको बताएंगे वो सीधा आपको वहां ले जाएगा, आप फिक्र न करें। इस मुख्तसर गुफ्तगू के बाद हम दोनों अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। मैंने उससे पूछा था कि वो खुद कहाँ जा रहा है, तो उसने बताया कि थोड़े फासले पर उसका गांव है जिसका कोई नाम नहीं। बहरहाल हमारा सफ़र जारी रहा। कोई आधे घंटे तक हम बागों और खेतों में चलते रहे। इसके बाद बेशुमार दरख्तों का सिलसिला नजर आने लगा। दरख्तों से आगे बढ़ने के बाद काफ़ी खामोशी तारी हो गई। सर्दियों के दिन थे, इसलिए धूप भी कुछ नागवार नहीं गुजर रही थी। वैसे मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि सफ़र कई घंटे जारी रखना होगा
और मंजिल पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कुछ देर के बाद हम दरख्तों के सिरों पर जा पहुंचे और फिर अंदर दाखिल हो गए। जंगल के अंदर एक पतला सा कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा था, जिसमें बैलगाड़ियों के चलने की वजह से दोनों सिमत में गहरे गड्ढे बने हुए थे। उस रास्ते पर बड़ी मिट्टी उड़ रही थी। मैंने अपने हमसफर से पूछा कि उसका सफ़र किस वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो उसने कहा कि अभी तो कुछ दूर है। मैंने उसे सवाल किया कि सुना है अंदरूनी इलाकों में लूटमार भी हो जाती है और कभी कभी जंगली जानवर भी नज़र आ जाते हैं। मेरे हमसफर ने मध्यम लहजे में कहा, नहीं साईं, जंगली जानवर तो इधर कभी नहीं आते, ये सारा जंगल साफ है। वैसे अगर कोई दूर ही निकल आए तो बात अलग है। इसका मतलब है कि दरिंदे यहाँ कभी कभी नज़र आ जाते हैं। साईं, दरिंदे तो हर जगह ही नज़र आ जाते हैं, क्या जंगल क्या शहर, बस शक्लें बदली हुई होती हैं। यार फलसफा ना भिगारो, जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसकी बात करो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि दरिंदे किधर नहीं होते, इधर भी कभी कभी नाके लग जाते हैं और लूटमार हो जाती है। हमें भी एक बार उनसे वास्ता पड़ चुका है। ये देखो ये जख्म, वो बहुत ज़्यादा थे और मैं अकेला। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की और हम उनका घेरा तोड़कर निकल आए। अलबत्ता चोटें कुछ लग गई थीं। ना जाने क्यों मेरे दिल में यह ख्याल आया कि हो सकता है कि उनसे मेरा वास्ता भी पड़ जाए। इस गुफ्तगू के थोड़ी देर के बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। जंगल में कहीं कहीं बकरियों के रेवड़ भी नजर आ जाते और उनके साथ चरवाहे भी। उन्हें देखकर मेरे दिल का खौफ किसी कदर कम हो गया। मैंने सोचा अब इतना डरने की बात भी नहीं है, ये लोग भी तो इंसान हैं। बहरहाल सफ़र जारी रहा। आगे बढ़ के धूप भी कम हो गई। ऊंची ऊंची झाड़ियाँ दूर तक फैली हुई थीं। इस सफ़र को तकरीबन 8 घंटे भी गुजर गए। फिर उसने कहा, बस साहिब जी, आप सीधे चलते रहोगे, थोड़ी देर के बाद छोटी नहर आ जाएगी, उधर से मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, आपको आगे बढ़ना होगा। शाम के तकरीबन 4 बज गए और यहाँ से रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। उस मुकाम पर जंगल कुछ ज़्यादा ही घना लगता था, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और शाम सर पर आ चुकी थी। यहाँ पहुँचने के बाद मेरा हमसफ़र मुझसे रुखसत हो गया। मैं नहर के किनारे उस पगडंडी पर चलता रहा, जिस पर कहीं कहीं बैलगाड़ियों के निशानात नजर आ जाते। झाड़ियों में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। तन्हाई ज़रा ज़्यादा खौफनाक हो गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अकेले ये सफ़र करके मैंने अच्छा नहीं किया, हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए। जंगल की तन्हाई ना सिर्फ मेरे लिए नामानूस थी, बल्कि कुछ खौफ भी महसूस हो रहा था। अभी मुश्किल से 15-20 मिनट ही चला होऊंगा कि एक अजीब बात हुई। मेरे सर पर से 2 परिंदे खौफजदा सी आवाज़ें निकालते हुए एक तरफ चले गए। उनकी परवाज़ कुछ इतनी नीची थी कि मैं डर कर एक तरफ हो गया और उन्हें हैरत से तकने लगा। नामानूस परिंदे थे, कबूतर से किसी कदर बड़े, लेकिन अंदाज कबूतरों जैसा ही था। कोई लम्हे भर बाद ही उन दोनों परिंदों ने रुख बदला, एक और चक्कर काटा और एक बार फिर वैसी ही नीची परवाज करते हुए मेरी सिमत बढ़े। इस बार भी उनकी वही आवाज़ें निकली थीं। मैं थोड़ा सा नीचे झुक गया। ना जाने क्यों मुझे ये महसूस हुआ था जैसे वो मेरे सर पर पंजे मारने वाले हों। वो मेरे अकब में झाड़ियों के पीछे झुंड में गायब हो गए। मैंने मुड़कर उन्हें देखा और एक अजीब से एहसास के साथ आगे बढ़ गया। सामने बहुत बड़े झाड़ नजर आ रहे थे। यहाँ के बंजर इलाकों में ये खुदरो झाड़ियाँ बकसरत पाई जाती थीं। अचानक ही मेरे कानों ने एक ऐसी आवाज़ सुनी कि मेरे पाँव रुक गए। मैंने इधर उधर देखा। सूरज की किरणें उस वक्त अपनी गर्मी खो चुकी थीं और माहौल में खुनकी पैदा हो गई थी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी जानवर के पैरों की आहट हो। चिट चिट की आवाज़ें थीं। फिर मैंने झाड़ियों के एक शगाफ की तरफ देखा और मुझे कोई चीज़ मुतहरिक नजर आई। दूसरी तरफ किसी कदर खुला मैदान था। जो चीज़ मुझे नजर आई वो कद में किसी बकरे के बराबर थी। रंग भूरा था और गर्दन पर लंबे लंबे बाल, जबकि उसकी थोथनी स्याह रंग की थी और दुम खासी घनी। एक नज़र में उसे देखकर मेरे दिल में किसी भेड़िए का एहसास जागा। भेड़ियों के बारे में मैंने सुना भी था और कुछ अरसा कबल ऐसा ही भेड़िया एक चिड़ियाघर में भी देख चुका था। अभी मैं कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं हुआ था कि मुझे उस जानवर के पीछे एक और जानवर उभरता हुआ नजर आया। वो भी उसी कदो कामत का था। गोया वो 2 थे, हो सकता है नर और मादा हों। हालांकि देहाती ने मुझे बताया था कि इस इलाके में दरिंदे नहीं होते, लेकिन उन 2 खौफनाक दरिंदों को देखकर मेरा पूरा बदन पसीने में तर हो गया। मैं जल्दी से सीधा हुआ और इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक सन्नाटा तारी था और मेरे दोनों जानिब दरख्त सर उठाए रात के मुंतजिर। दरख्तों की चोटियों पर धूप रुखसत हो रही थी और पूरा जंगल झींगरों की आवाज़ से गूंज रहा था। मैंने इधर उधर देखा और यह सोचने लगा कि मुझे कहाँ पनाह लेनी चाहिए। मेरा अंदाज़ा था कि दरिंदों की नज़र अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने उल्टे कदमों वापस पलटना शुरू कर दिया। मुझे रह रह कर उस देहाती पर गुस्सा आ रहा था जिसने मुझे इस तरह इस मुसीबत में लाकर डाल दिया। मैंने यहाँ से रास्ता तब्दील कर लिया और पीछे हटकर बाएं सिमत का रास्ता इख्तियार किया। मेरे पूरे वजूद में सन्नाटे फैले हुए थे और मैं इस खौफ का शिकार था कि मेरे कदमों की आहट कहीं उन दरिंदों को मेरी तरफ मुतवज्जा न कर दे। और फिर अचानक ही मुझे उनकी खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी।
और मुझ पर कुछ ऐसी वहशत सवार हुई कि मैंने बेख्तियार दौड़ना शुरू कर दिया। काफी आगे जाकर दरख्तों के कुछ झुंड नजर आए और मैं पागलों की तरह उनकी जानिब दौड़ने लगा। मैं पलट कर नहीं देख रहा था, लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि दोनों दरिंदे मेरा पीछा कर रही हैं। दरख्तों के दरमियान से दाखिल होकर कोई 100 गज के फासले पर मुझे कच्ची मिट्टी से बने हुए एक घर के आसार दिखाई दिए। पता नहीं कैसा घर था और उस जगह, उस वीराने में किसने तामीर किया। बहरहाल कोई ना कोई इसमें जरूर रहता होगा। मैंने रफ्तार तेज कर दी और तेज। एक जगह मैंने जरा रुक कर सुना। अकब में आने वाली आवाजें काफी मध्यम पड़ गई थीं। मैंने गर्दन घुमाकर हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और मेरा खून जम कर रह गया। वो दोनों दरिंदे मुझसे कोई 100 गज के फासले पर दरख्तों के बीच खड़े थे। उनकी जुबानें बाहर निकली हुई थी और आंखों में भूख नजर आ रही थी, लेकिन उनका इस तरह रुक जाना मेरे लिए हैरत का बायस था। सामने वाले मकान की दीवारें अब थोड़े फासले पर थीं और मुझे उन दीवारों में एक लकड़ी का फाटक नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि इस वक्त इस फाटक को खोलने की कोशिश करना तो बड़ा ही खतरनाक होगा। फुर्तीले बदन का आदमी था। फाटक खोलने की बजाय उछलकर उस दीवार पर चढ़ जाऊं और दूसरी तरफ कूद जाऊं तो हो सकता है उन दरिंदों की गिरफ्त से महफूज रहूं। बहरहाल मैं फुर्ती से अपने मकसद की तामील के लिए आगे बढ़ा। जिंदगी जब खतरे में होती है तो इंसान के अंदर बहुत सारी अजनबी कुव्वतें पैदा हो जाती हैं। पहले कभी कोई इस तरह की मश्क नहीं की, लेकिन मेरी एक लंबी छलांग मुझे अहाते की दीवार पर ले गई। हाँ, ये अलग बात है कि उस दीवार पर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और खुद बखुद अंदर जा पड़ा। मैंने दिल में सोचा कि अगर मेरी ही तरह उन दरिंदों ने भी ऐसी ही फुर्ती का मुजाहरा कर दिया तो अभी चंद लम्हों के अंदर ही अंदर वो मेरी ही मानिंद अंदर पहुंचने वाले होंगे। बहरहाल गिरने का कोई एहसास नहीं हुआ। हो सकता है बदन को चोट लगी हो, लेकिन जो खौफ दिलो दिमाग में बसा हुआ था उसके तहत चोट का कोई एहसास भी नहीं था। मकान के सामने का सदर दरवाजा बंद था और उस तक पहुंचने के लिए मिट्टी की सीढ़ियां तय करना पड़ती थीं, जो बेशक आड़ी टेढ़ी बनी हुई थीं, लेकिन साफ सुथरी और पूरी इमारत की तरह मजबूत। मैंने सोचा कि भेड़िए भी अब दीवार अबूर करके आने वाले होंगे, इसलिए जल्दी से भागकर इस मकान के अंदर पनाह ले ली जाए। फिर जिस बर्क रफ्तारी से मैं अपनी जगह से उठा था, इस पर खुद मुझे भी हैरत थी। मैं फुर्ती से उन सीढ़ियों को अबूर करके ऊपर पहुंचा और दरवाजे को टटोल कर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन यहां से मुझे गेट के दूसरी तरफ का मंजर साफ नजर आ रहा था और उस मंजर में पेश पेश वो दरिंदे थे जो अब भी उसी जगह खड़े हुए इधर ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों को अपने शिकार के निकल जाने का सख्त गुस्सा हो और वो अपनी कमजोरी पर खुद ही जल रहे हों। उनके जिस्म बिल्कुल साकित थे। हो सकता है इस मकान की तरफ ना बढ़ने की कोई खास वजह हो, लेकिन इन दरिंदों का क्या ठिकाना। अपने आप को महफूज करना बेहद जरूरी था। चुनाचे मैंने पलटकर दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन मेरे दस्तक देने वाले हाथ रुके भी नहीं थे कि अचानक ही दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुद ब खुद नहीं खुला, बल्कि उसे खोलने वाला भी मेरी निगाहों के सामने था। अलबत्ता ये देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि उस वीरान और कच्चे मकान में रहने वाला ये शख्स एक शानदार शख्सियत का मालिक था। वो एक कीमती लिबास पहने हुए था, चेहरे के नकूश तीखे थे और आंखों में एक चमक। लिबास इस कदर उम्दा था कि हैरत होती थी। फिर उसने मध्यम अंदाज में कहा, आइए अंदर तशरीफ ले आइए। उसका ये अंदाज भी नाकाबिल यकीन था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी को किसी का इंतजार हो और वो आने वाले का इस तरह मुंतजिर हो कि दस्तक देने में भी देर ना लगे और दरवाज़ा खुल जाए। मैंने इस सूरत हाल को महसूस करके जो मुझे दरपेश थी किसी किस्म के तकल्लुफ़ का इजहार नहीं किया और लम्हे के अंदर अंदर दरवाजे की दूसरी जानिब दाखिल हो गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरे मेज़बान ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंदर गहरी तारीकी फैली हुई थी। मैं जहाँ खड़ा था, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कोई हॉल रहा होगा। तारीकी में देखने की आदी होने वाली आंखों ने देखा कि हॉल के करीब एक और कमरा आ मौजूद हुआ, जिसके रोशनदानों से अचानक रोशनी आने लगी और इस तरह माहौल नजर आने लगा। मेरा मेज़बान उसी तरह चलता हुआ दरवाजे में अंदर दाखिल हो गया और वहां रुककर उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था जैसे मेरे एसाब उसकी आवाज़ के ताबे हो गए हैं और वह जो कुछ कह रहा है मेरे लिए उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। चुनाचे मैं भी उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। उस कमरे में काफ़ी रोशनी थी और उस रोशनी का मरकज़ छत पर लगा हुआ एक फानूस। वैसे ये कमरा भी अंदर से काफ़ी कुशादा था। एक जानिब बड़ा सा तख्त पड़ा हुआ, उस पर गाव तकिए लगे हुए। दूसरे गोशे में एक बड़ी सी मेज़ जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता लगा हुआ। दीवारों पर कदीम तर्ज के हथियार बड़ी खूबसूरती से सजे हुए। उनमें कुछ तोड़ेदार बंदूकें, बेशकीमत खंजर और ढालें शामिल थीं। पूरे कमरे में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। वैसे ये खुशबू आम किस्म के परफ्यूम या सेंट की नहीं हो सकती। उस खुशबू के बारे में कोई सही लफ्ज़ नहीं कहा जा सकता। ये माहौल इंतहाई पुरस्रार मालूम हो रहा था और वैसे भी हैरानी की बात थी कि एक घने जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी न थी, ऐसे मकान की मौजूदगी इंतहाई ताज्जुब का बाइस थी।
मेरे मेज़बान ने मुझसे कहा, बैठो, अच्छा हुआ कि तुम इधर आ गए, वरना ये भेड़िए तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसने शायद मेरे दिल की बात समझ ली और बोला, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। मैंने दरवाज़ा खोलते वक्त देख लिया कि वो दोनों भेड़िए खड़े हैं। बैठो, तकल्लुफ़ ना करो, पानी का इंतज़ाम करता हूँ, हाथ मुँह धो लो। फिर वो मुड़ा और कमरे के बगली दरवाजे में दाखिल हो गया। मैं तख्त की एक जानिब टिक कर उसे देखने लगा। उस वक्त मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तासिया, मेरे मेहमान को बुला लो, मैंने पानी रख दिया है। मैं उस आवाज़ को सुनकर संभल गया। ज़रा गैर मानूसा नाम था, हो सकता था कि ये किसी औरत का नाम हो, और मेरा ये अंदाज़ा गलत नहीं निकला। दरवाज़ा खुला और फिर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो लड़की नहीं, चांद का टुकड़ा था जो ज़मीन पर उतर आया था। बहुत ही मुतनासिब कद, गुदाज जिस्म, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, कमर से नीचे तक लटकती हुई जुल्फ़ें। मैं शायर नहीं, वरना कुछ और अच्छी तरह उसके हुस्न और जमाल का तज़किरा करता। बस यूँ लगता था जैसे किसी चांद के टुकड़े को इंसान बना दिया गया हो। सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पजामा, लंबी सी कमीज़, उस पर स्याह रंग का दुपट्टा जिस पर सितारे टिके हुए थे, और फिर उसकी हसीन आवाज़। उसने कहा, अंदर तशरीफ़ ले आइए और हाथ मुँह धो लीजिए। तवील सफ़र से आपका सारा चेहरा गर्द में अटा हुआ है। लगता था जैसे कोई नगमा फ़िज़ाओं में उभरा हो, सितार के तारों पर किसी ने हाथ फेर दिया हो और वो आवाज़ बन गई हो। मैं गड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज़ नहीं निकल सकी। मैं खामोशी से उठकर उसके पीछे चल पड़ा। दरवाजे के उस तरफ एक कमरा मौजूद था जिसका एक दरवाज़ा जंगल की सिमत खुलता था। वहीं मेरा नौजवान मेज़बान खड़ा था। उसने मुझे देखकर पानी के बर्तन की तरफ मुतवज्जा किया और बोला, हाथ मुँह धो लीजिए, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। मैंने बामुश्किल तमाम अपनी ज़ुबान को जुम्बिश दी और कहा, आपको मेरी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। हाथ मुँह धो लीजिए। आप खुद गौर कीजिए, आपको अपनी बात पर हंसी आएगी। पहले आपके अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोलना और उसके बाद अंदर तक ले आना। अगर इसमें कोई मुश्किल हो सकती है तो बेशक हमको मुश्किल है, वरना इसके अलावा हमने क्या किया है। मैं खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मुंह हाथ वगैरह धोने से फरागत हासिल करने के बाद वह मुझे एक और कमरे में ले गया, जहां एक बड़ी मेज़ के करीब कुर्सियां बिछी हुई थीं और मेज़ पर अनवाउ इकसाम के फल सजे हुए। मुझे कुर्सी पर बिठाकर वो दोनों मेरे सामने बैठ गई। फिर मेज़बान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम जरजील है और ये मेरी बहन तासिया है। हम लोग यहाँ अरसे से रह रहे हैं। आप शायद हैरान हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम दोनों ही तन्हाई पसंद हैं और यहाँ जो तन्हाई मौजूद है वो और कहीं नहीं मिल सकती। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, मेरा नाम अमीर शाह है। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि रास्ते में भेड़िए नजर आ गए। मैंने सुना था कि रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन नहीं, ये बात नहीं। रास्ता तो बिल्कुल साफ था, सिर्फ चंद ही रोज से ये जानवर इधर आए हैं। ख्याल है जल्दी गांव वाले इन्हें भगा देंगे या फिर ख़त्म कर देंगे। पिछले दिनों में इन्होंने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया। गांव के लोग इन्हें तलाश कर रहे हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आप बराह करम कुछ खाइए। अफसोस है इस वीराने में हम आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन रात के खाने में यकीनी तौर पर मेरी बहन आपको एक बेहतरीन डिनर देगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आप इसकी जहमत बिल्कुल ना करें। मेरा ख्याल है मेरी मंजिल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी देर के बाद चला जाऊँगा। रात का ये सफ़र ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आप तन्हा हैं और जब आप हमारे मेहमान बन चुके हैं तो हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस तरह तन्हा जाएं। खामोशी के अलावा और कोई चाराकार नहीं था। वो बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। इखलाकन मैंने जाने की बात तो कर दी, लेकिन भेड़ियों के ख्याल से होश खराब हो रहे थे। लड़की भी इस दौरान यही मौजूद थी। उसकी मनमोहनी सूरत बंद आंखों से भी देखी जा सकती थी और मैं अपने बदन में एक अजीब सी खिंचावट महसूस कर रहा था। नाश्ते से फारिग होकर मेरे मेज़बान ने अपनी बहन से कहा, तासिया चलो हमारे दोस्त के लिए खाना तैयार करो, मैं इन्हें अपनी इस रिहाइशगाह की सैर कराता हूँ। वो मुझे वहाँ से उठाकर उस कच्चे मकान की सैर कराने लगा। फिर वो ख़ास तौर से मुझे अपनी किताबों की लाइब्रेरी में ले गया। यहाँ इंतहाई कदीम किताबें मौजूद थीं। उनका कागज़ भी बोसीदा हो गया था, एक भी नई किताब मौजूद नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपको कदीम किताबें जमा करने का शौक़ है। हाँ, हम माजी के लोग हैं और इसलिए हमें पुरानी किताबें पसंद हैं। माजी के लोग, मैंने सवालिया अंदाज में कहा, लेकिन वो एक किताब की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। खिड़की से बाहर का जंगल साफ नजर आ रहा था जो बिल्कुल तारीख हो चुका था। पूरी फिजा में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ों के सिवा और कुछ नहीं था। हम लोग काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। इस गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर तासिया अंदर दाखिल हुई और उसने कहा, खाना तैयार है। जरजील बड़ी मोहब्बत से मुझे उठाकर खाने के कमरे में ले आया। कमरे में ज़बरदस्त खुशबुएं फैली हुई थीं। बेमिसाल खाना तैयार था। उसके बाद हमने कहवा पिया। मैंने पुरमुसरत लहजे में कहा, मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ जनाब,
जो खाना आज मैंने खाया शायद ज़िंदगी में दोबारा न मिले। अब आप आराम कीजिएगा, वो बोली और इसके बाद उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया। हसीन बिस्तर पर नींद कहाँ आती। मेरे जहन में ना जाने कैसे कैसे एहसासात जागते रहे और फिर बहुत ही देर के बाद नींद आई। जब मैं सुबह को उठा तो मुझे करीब के कमरे से रोशनी का एहसास हुआ और फिर अचानक ही जल तरंग बज उठे। आप जाग गए? हाँ, बस वो रात को नींद नहीं आई। क्यों, खैरियत? बस ऐसे ही। आप लोग बहुत अच्छी हैं, आपको ज़िंदगी में भुला नहीं सकूँगा। फिर मैं अपनी जगह से उठ बैठा और उसने हमें एक बेहतरीन नाश्ता कराया। उस वक्त जरजील मौजूद नहीं था और काफ़ी वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने उससे कहा, आप लोग अगर कभी दोबारा मुझे मिलें। नहीं, हम दोबारा नहीं मिल सकेंगे। क्या मतलब? बस हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं, उसने कहा और मैंने हैरानी से उसे देखा। उसी वक्त जरजील आ गया, फिर बोला, सफ़र के लिए बेहतरीन वक्त है। अगर आप महसूस ना करें तो आइए हम आपको थोड़ी दूर तक छोड़ दें। मैंने तैयारी का इजहार कर दिया। एक अजीब सा तसव्वुर मेरे वजूद से चिमटा हुआ था। ना जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये लड़की तासिया मुझे बरसों याद रहेगी। हालांकि वो एक तसव्वुर जिसे मैंने गाते हुए देखा था अभी तक मेरे जहन से दूर नहीं हुआ था। मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे वो मेरी ज़ात का एक हिस्सा बन गई हो। लेकिन बात वही थी, इंसान को अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके मिल जाएं कि वो अपने आप को भी मोतबर शख्सियत समझने लगे तो फिर हुस्न इश्क का तसव्वुर दिलकश हो जाता है, वरना अपने आप से ही शर्म आती है। चुनाचे वो दोनों मुझे लिए हुए बाहर निकल आए और उन्होंने मुझे खुदा हाफिज़ कहा। दिल खिंच रहा था, मैं काफ़ी दूर तक चलता रहा, फिर इस तसव्वुर के साथ कि वो दोनों खड़े हैं या जा चुके हैं, या फिर असल बात ये कही जाए कि तासिया को एक निगाह देखने का ख्याल मेरे दिल में उभरा तो मैंने पलट कर देखा और इसके बाद मैं नाच कर रह गया। वहाँ ना वो मकान था, ना तासिया और ना जरजील, कुछ भी नहीं था। खामोश जंगल। हालांकि चंद ही कदम चला था मैं, अलबत्ता मुझे अपने सर के ऊपर दो परिंदों की फिड़फिड़ाहट सुनाई दी और मैंने ऊपर देखा। ये वही दो परिंदे थे जो मुझे पहले भी नजर आए थे। लेकिन ये मकान कहाँ चला गया? और फिर अचानक ही मेरे सारे वजूद पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। मुझे ये एहसास हुआ कि उन दोनों की शख्सियत में कोई ऐसी अजीब बात ज़रूर थी जो रात से अब तक मुझे उलझाई रही थी। वो इंसान नहीं थे। जरजील ने कहा था कि हम माजी के लोग हैं। माजी के लोग? बात तो पहले मरहले में ही समझ में आ जाने वाली थी, बस मेरा जहन इस तरफ नहीं आया। मैंने तासिया पर गौर किया, जरजील पर गौर किया। किस कदर हसीन था वो। अचानक ही मेरे जहन में एक बिजली सी कौंध गई। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल को जैसे मुट्ठी में जकड़ने लगा। तासिया, मुझे वो याद आ गई जो एक अजीब से नगमे के साथ मेरी दुनिया में आई थी। हालांकि मैंने उसके चेहरे को बगौर नहीं देखा, लेकिन अब अचानक ही मेरे जहन के दरीचे खुल गए और उन दरीचों से जो चेहरा झांका था वो तासिया का ही चेहरा था। लानत है मुझ पर, इतनी सी बात जहन में नहीं आ सकी। तासिया तो वही हसीन और पुरस्कार वजूद था जिसने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी। वो मेरी ज़िंदगी में आई। मैंने उसके हाथों का बना हुआ खाना खाया। वो मेरे इस कदर करीब रही और उसकी आंखें, अब उसकी आंखों की तहरीर मेरी समझ में आ रही थी। वो आंखें तो मुसलसल जैसे मुझे कुछ याद दिला रही थीं। ये अलग बात है कि मेरा कुंद जहन उन यादों की बारात को तलाश नहीं कर सकता था। वो औराक नहीं उल्टे थे मैंने। मेरा दिल चाहा कि पलट कर वापस उस जगह पहुंच जाऊं, दुनिया के हर खतरे से बेनियाज होकर तासिया से कहूं कि मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गया था, वाकई मैं भूल गया। लेकिन फिर यह भी याद आ गया कि वहाँ तो चंद कदम चलने के बाद ही उनमें से किसी का कोई वजूद नहीं। दिल से आंसू टपक पड़े। तासिया की याद एकदम से सारे वजूद पर छा गई। अब क्या करूं? तबीयत पर शदीद इज़्मेहलाल तारी हो गया। आगे बढ़ने के सिवा चाराकार ही कहाँ था। एक ख्वाब, एक साया, एक तिलिस्माती वजूद, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। गिरता पड़ता चलता रहा। अब ना किसी दरिंदे का खौफ था, ना किसी ऐसी अचानक मुसीबत का एहसास। तासिया की याद ने सब कुछ भुला दिया, यहाँ तक कि अपनी मंजिल तक पहुँच गया और वहाँ मेरे दोस्त जमशेद ने मुझे खुशामदीद कहा।